मैं पूर्ण रूप से बचपन से कांग्रेस मानसिकता का ही रहा हूँ और मेरे जीवन में हमेशा कांग्रेस को ही मैं प्रभावित रहा हूँ हमेशा। वास्तव में मित्र मैं देख पा रहा हूँ ये कोई मतलब ये ओरिजिनल है ये टीएस बाबा जिंदाबाद। कांग्रेस में सक्रिय कम हो रहे हैं, पत्नी को कांग्रेस में डाल रहे हैं और आप शायद बीजेपी पीछे कमरे से बीजेपी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय में आप पर एक महिला ने कुछ आरोप लगाए थे। क्या होता है, इस चीज़ को राजनीतिक लोगों ने तोड़ मरोड़ के एक शस्त्र के रूप में उन लोगों को उपयोग किया मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए। आप पर पोक्सो एक्ट भी लगा था। जब पोक्सो एक्ट जो है कोई साधारण एक्ट तो इस देश में है नहीं। निर्णय आते समय मैं खड़ा रहा, बड़ा नर्वस था, रो रहा था क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रताड़ित था। तो मैं ऐसे करके खड़ा हुआ था तो मेरे को जज साहब ने कहा, अनिमेष जी, उस कार्यक्रम में किसी ने आप पे हमला किया। महिलाओं ने मेरे ऊपर आके हमला कर दिया। मैं जैसे बाहर फोन पे आके एक जगह बात करने लगा तो अचानक मेरे ऊपर हमला हो गया। महिलाएं कई कर दी। हाँ। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि दूसरे दिन मैंने पॉइजन खा लिया था। आज आपके माध्यम से भी एक मौका मिला है तो हाँ, मैं बिल्कुल उस परिवार से बिल्कुल मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा हूं। आप कैमरे को देखिए और हाथ जोड़ के माफी माफ कीजिए। मेरे से अगर उस परिवार को किसी प्रकार की क्षति हुई है तो मैं उस क्षति को, आर्थिक रूप से क्षति को भी भरने के लिए तैयार हूँ। और किसी प्रकार का अगर वो मेरा उनके सम्मान में मेरे कारण ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अंबिकापुर के पॉलिटिशियन जो राजनीति करते हैं, जो पावर में हैं, उन लोगों से मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, दोनों दल के नेताओं से, कि आप लोग किसी भी चीज़ को, अगर कोई विवाद होता है तो बढ़ावा मत दीजिए। अनिमेष जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो प्रार्थना लोगों से किया है उस पर शायद विचार किया जाए और मैं उम्मीद करता हूँ सामने से भी पॉजिटिव रिजल्ट आए। चूँकि ये आपका व्यक्तिगत मामला है तो शायद आपको इसका व्यक्तिगत रूप से कोई अच्छा फल मिले और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि आपसे सहमति से सभी लोग ठीक हो जाएं। बात हुए जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां भी जाऊंगा तो उन लोगों फिर मारपीट का नया मामला हो जाएगा। पता चला घर में पिटाई हो रही है अब आपकी। नहीं तो रहने देते हैं, शादीशुदा लोगों के लिए बड़ा समस्या है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे सीधा करना चाहता हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। उनका जीवन जो है बड़ा ही उलझा हुआ रहा है, उसके कई कारण रहे हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन, साथ ही साथ शहर की राजनीति और कुछ विवाद, इसके चक्कर में वो ऐसे उलझे कि परेशान से रहे हैं। आज जो भी वो बोलेंगे ये उनका खुद का कहना होगा, पाताल लोक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पूर्व ऑटो एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के जिला सचिव रहे हैं और राजनीतिक हलचलों से जुड़े एक जाना माना ये नाम रहा है। विभिन्न आरोप, हमले और राजनीतिक में उतार चढ़ाव भी इनके जीवन में बहुत सारे रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हम विशेष आज इनसे बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं श्रीमान अनिमेष जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज चैनल। नमस्कार जितेंद्र जी, मैं आपका आभारी भी हूँ जी। आप लोगों ने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया, अपनी बात करने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिमेष जी, आपका व्यक्तिगत जो जीवन है, जैसा कि हमने आप पे रिसर्च किया तो बड़ा उलझा हुआ है और कई बार ऐसा होता है कि हम आम जीवन में जो नहीं भी चाहते हैं वो हमारे साथ दुर्घटनात्मक रूप से सामने आ जाता है। तो हमारा चैनल सिर्फ एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अपने पक्ष की बात आप हर उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ऐसा लगता होगा कि आप उनके दुश्मन हैं। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है ताकि, और जो भी जनता के लोग सुनेंगे, जो भी आपके कहानी के इर्द गिर्द हैं जीवन में, वो सुने और समझे। मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि इनकी बातों को सुने, समझें, इसके बाद कोई व्यक्तिगत फैसला करें। तो सबसे पहला साफ आप 2-3 जवाब है जो कि दीजिएगा। आपको लोग भाजपाई कहें कि कांग्रेसी कहें? वर्तमान राजनीतिक जो पहचान आपकी है वो क्या है? वर्तमान में तो मैं राजनीति से अपने आप को एक कदम पीछे किया हुआ हूँ, स्टॉप है। राजनीतिक मैंने बिंदु मतलब ला के अपने स्तर को बंद कर दिया है।
संन्यास नहीं लिया है। अच्छा। लेकिन मैं कभी भी भाजपा ज्वाइन नहीं किया, या फिर मैं किसी भाजपा के कभी कार्यक्रम में नहीं गया हूँ। मैं पूर्ण रूप से बचपन से कांग्रेस मानसिकता का ही रहा हूँ, और मेरे जीवन में हमेशा कांग्रेस को ही मैं प्रभावित रहा हूँ हमेशा। और मैं हमेशा किसी चीज़ से प्रभावित रहा हूँ नेता से, तो है टी.एस. सिंहदेव। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ आज पहला प्रश्न है, मैं चीज़ आपको दिखा दूँ कि लोग मुझको जो बोले, आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने ये लिखवाया हुआ है गोदना से, टी.एस. बाबा जिंदाबाद। अरे ऐसा ये टैटू मैंने बनवाया है। तो मैं इस चीज़ का अपने इसको आप दिखाएं मेरे को दोबारा, ऐसे कैमरे में लाइए इसको। वास्तव में मित्र मैं देख पा रहा हूँ ये कोई मतलब ये ओरिजिनल है, ये टी.एस. बाबा जिंदाबाद। अरे वाह, मतलब मैं तो भाई ऐसे फैन वाला तो मैंने देखा नहीं है टी.एस. बाबा का अभी तक। तो ये क्या है, ये तो मेरे मरने के बाद ही, हाँ, मैं जिस दिन मृत्यु होगा उसी दिन मेरे पे कोई ये चीज़ छीन पाएगा कि मैं कांग्रेसी हूँ। मैं पूरा पूर्ण रूप से कांग्रेसी मानती। नहीं, ये सवाल इसलिए उठता है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस में आपकी सक्रियता कम दिखी। हो सकता है व्यक्तिगत कोई कारण रहा होगा। साथ ही साथ में ये देखा गया कि आपकी पत्नी को आपने कांग्रेस में आगे बढ़ाया है, तो इससे संभावनाएं लग रहा है कि आप कांग्रेस में सक्रिय कम हो रहे हैं, पत्नी को कांग्रेस में डाल रहे हैं, और आप शायद बीजेपी पीछे कमरे से बीजेपी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर कुछ कहेंगे आप? मेरी पत्नी में कांग्रेस में जाने का खुद का उसका व्यक्तिगत निर्णय है। मेरा कोई भी इसमें कोई भी दूर तक है, क्योंकि वो मुझसे शादी जरूर की है, लेकिन मैं उसको अपने जीवन में बाध्य नहीं किया हूँ। उसको जहाँ जाना है, जहाँ पर काम करना, अच्छा करो, जो भी करो अच्छा करो। मेरा ये कहना है कि अगर आप काम कर सकते हो, राजनीतिक में काम करना है, राजनीति में काम करना एक देश हित के काम के लिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। राजनीति कोई पैसा कमाने वाली जगह नहीं होती। हाँ, वो समाज सेवा है। हालांकि आज के नेता वो राजनीति कर नहीं और बना दिए। हाँ। लेकिन राजनीति तो राजधर्म है, लेकिन अब तो कुछ और ही हो रहा है। खैर, बढ़ाएं बात को। तो अच्छा, दूसरी बात यह है सर कि थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी बहुत सारे आपके ऊपर हैं कि कांग्रेस सरकार के समय, अभी तो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस सरकार के समय में आप पर एक महिला ने कुछ आरोप लगाए थे। किसी का बिना नाम लिए, आप किसी महिला का नाम नहीं लेंगे, चूंकि महिला हमारे लिए देश में सम्मानीय है, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन वो घटना क्या था और आप पे क्या आरोप था? मैं रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि किसी भी महिला का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, नाम मत लीजिएगा। वो कहानी बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या था। ये उनकी पारिवारिक लड़ाई थी, जो एक भाई बहन या बहन बहन या फिर माँ बेटी की, ये सब चीज़ उनकी अपनी थी। मैं उस पर कहीं नहीं था, मैं सिर्फ उनका एक पड़ोसी था। और चूँकि इन लोग मेरे से बहुत सालों से संपर्क में थे, मेरे घर में किराए के मकान में रहते थे। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारा मदद भी उनको किया था। उनसे मेरी बहुत अच्छी, मैं क्या बोलना चाहिए, एक पारिवारिक संबंध था मेरा। अच्छा, व्यक्तिगत एकदम से। हाँ, बिल्कुल। एक समय ऐसा था कि उस परिवार में मेरा लीडरशिप चलता रहा। मैं कोई भी चीज़ उन लोग करते थे, प्रमुख व्यक्ति माने जा रहे थे उसमें। बिल्कुल। अब लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके दिमाग में आया कि मैंने कुछ उनके साथ उनकी गलत निर्णय दिया है या गलत सजेस्ट कर दिया। अब अच्छा, चरित्र की बात नहीं थी क्या? 2 लड़कियां गई, इनकी पढ़ने के बाद एक लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। दूसरी छोड़ के चली आई उसको वहाँ, है ना। तो इनका अपना पारिवारिक था, वो सब इनको अपना घर में सुलझाना था। तो इन्होंने उस चीज को मेरे ऊपर आरोप लगा के कि मैं ये सब करवा रहा हूँ, क्योंकि उस समय सत्ता में थी कांग्रेस, मैं एक प्रमुख चेहरा भी था, कहीं ना कहीं एक चेहरा था कांग्रेस का। तो इनको लगता रहा कि मैं उस चीज़ का पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी तो एक शादीशुदा जीवन का हूँ, मेरे बच्चे हैं। मैं अच्छा, उस समय ही विवाह तो आपका हो गया था? मेरे 2 बच्चे हैं भाई। आज मेरा लड़का 11वीं पढ़ता है, मेरी लड़की 8वीं पढ़ रही है। अच्छा। और मतलब मैं ऐसा कहीं भी नहीं था। लेकिन क्या होता, इस चीज़ को राजनीतिक लोगों ने तोड़ मड़ोल के एक शस्त्र के रूप में उन लोगों को उपयोग किया, मेरी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए, मेरी व्यक्तिगत छवि खराब करने के लिए। क्योंकि मेरे साथ एक गुच्छा था,
ऑटो एसोसिएशन का एक गुच्छा था जो 3,500 लोगों के मेरे साथ चलते थे। अच्छा, आप पर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा नाम किसी का नहीं लीजिएगा। आप पर पोक्सो एक्ट भी लगा था। जब पोक्सो एक्ट जो है कोई साधारण एक्ट तो इस देश में है नहीं, तो ये क्या पूरा मामला है? क्योंकि बहुत बड़ी है आप पे, तो ये मतलब आपके चरित्र का हनन करने के लिए ये तो बहुत बड़ा मामला है। पॉस्को एक्ट, आपको पता होगा पॉस्को एक्ट कौन लगवाता है? नाबालिग। ये आप नाबालिग कौन है ये कैसे प्रमाण होगा? ये प्रमाण होगा या तो मार्कशीट से, या तो दाखिला पंजी से, या फिर मेडिकल भी होता है ना। आजकल डीएनए टेस्ट होता है, तो डीएनए टेस्ट की बात नहीं करूं, मेरे मामले में डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कोर्ट को इसमें मामले में राजनीतिक रूप देकर इसको मेरे ऊपर लगवाया गया पॉस्को एक्ट। मैं इसमें फरार रहा। उस समय हाल ही में डीजीपी हुआ करते थे अवस्थी साहब, वहाँ तक मैं अपनी बात को रखा रहा कि साहब ये गलत हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा नहीं कुछ किया हूँ। लेकिन फिर भी दबाव देखिए, क्योंकि एक बार एफआईआर हो गया तो ख़त्म नहीं होता, उसको आपको करना है। और ये बड़ा पेचीदा है उसको एक। और मेरे को 2025 में नवंबर में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। अच्छा, उस एक्ट पे, उसी एक्ट पे, पॉस्को एक्ट, आप उससे बरी हो चुका हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है। और उसमें कोर्ट ने उस निर्णय में कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि वो लड़की जो मेरे ऊपर पॉस्को एक्ट लगाती है वो नाबालिग नहीं है। अच्छा, उनका एज था, माइनर नहीं थी। माइनर नहीं थी। ओह। मैं, और ये माइनर कब मैंने साबित किया है ये भी आपको बता दूं। उनके दोनों भाई बहन जो हैं वो, उन दोनों का जो दाखिला पंजी है मैंने कोर्ट को दिया, जिसमें 4 महीना 6 दिन का अंतराल है। ये कभी पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक भाई बहन के? लेकिन 4 से 6 महीने का अंतर कैसे हो? तो प्रकृति को बदल दिए। सही है। तो मैं पॉस्को एक्ट में बाइज्जत बरी हो गया, ये अच्छी बात है। बिल्कुल इसमें कहीं दूर दूर तक संदेह नहीं है। कोर्ट ने बिल्कुल, मतलब जब मेरे को जज ने कहा था कि अनिमेश जी, निर्णय आते समय मैं खड़ा रहा, बड़ा नर्वस था, रो रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्रताड़ित था। तो मैं ऐसे करके खड़ा हुआ था, तो मेरे को जज साहब ने कहा, अनिमेश जी, बोले आज से बाद आपको इस न्यायालय में इस मामले में आने की दरकार नहीं है, आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। और निर्णय को जब मैंने पढ़ा तो बहुत ही मेरे को संतुष्ट हुआ। और आपको बता दूं कि मैंने कोई भी दांव पेच इसमें नहीं खेले हैं, जो सही था मैंने कोर्ट को वही रखा। अच्छा, जनता के बीच में एक चर्चा और भी है, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी का नाम नहीं लेना है आपको। एक बड़े नेता कांग्रेस के थे, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था, भरे पूरे लोग थे, बड़ी स्टेज थी। नेता कौन थे उनका नाम आप ले सकते हो लेना चाहे तो, अन्यथा और बाकी लोगों का नहीं लीजिएगा। उस कार्यक्रम में किसी ने आप पे हमला किया, वह घटना क्या था और उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, वो घटना थी, आज भी मुझको याद है, 26 जनवरी 2021। अच्छा, गणतंत्रता दिवस। वाह। मैं मंत्री शिव डहरिया जी के साथ पुलिस लाइन से ध्वजारोहण करके अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ सर्किट हाउस आया हुआ था। सर्किट हाउस में पूरा प्रशासन था, वहाँ पर चर्चाएं हो रही थी। उस बीच क्योंकि सरकार मेरी थी, तो मैं एक लाइन पे काम कर रहा था। वो लाइन थी श्रम आयोग के सदस्य की। मैं उस लाइन पे रायपुर में और जगह दिल्ली में, क्योंकि मेरी जहाँ जहाँ पकड़ थी, मैं उस लाइन पे काम कर रहा था कि मैं श्रम आयोग का सदस्य बनना चाहता था, क्योंकि मैं ऑटो वालों के बीच, मजदूरों के बीच बहुत काम कर चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस पद के योग्य हूँ। और उस लाइन पे मैं मंत्रियों से कई, और शिव डहरिया जी उसके श्रम के होते हैं, मंत्री थे, श्रम मंत्री। तो वहाँ पर मैं ऐसी चर्चाएं करने जा रहा था, लेकिन शायद किसी को कुछ पता रहा हो या कुछ रहा हो। अच्छा। तो महिलाओं ने मेरे ऊपर आके हमला कर दिया। मैं जैसे बाहर फोन पे आके एक जगह बात करने लगा, तो अचानक मेरे ऊपर हमला हो गया। महिलाएं कई कर दी। और महिलाओं ने मेरे साथ हमला किया। हमला करने के बाद मैं जब भागा, मेरे को जो मंत्रियों के पीएसओ रहे और भाई मेरे परिचित रहे सब, उन्होंने मेरे को कवर किया, बोले अनिमेश जी आप पीछे जाइए, बचाया, मेरे को अंदर ले गए। मारपीट नहीं हो पाई। अच्छा, धक्का झूमा झटकी टाइप, झूमा झटकी है वो, कोई मारा पीटा नहीं है मेरे को, है ना। तो मैं क्या है कि
अंदर अपने आप को वो हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए कि इनकी बड़ी लड़की जो रायपुर में रह रही है, इसको मैंने बंधक बना के किसी को आपने बंधक बनाया सही कि रखा हुआ है। अच्छा। और मैंने उसको कमरे में बंद करके रखा है, इन पे बात नहीं करने दे रहा हूँ। ये वो बहुत ज़्यादा तुरंत, क्योंकि आईजी साहब वहीं पे, आईजी साहब ने टीम गठित की और इनको भी कहा, इस परिवार को भी कहा कि आप लोग भी साथ में जाइए इनके। परिवार ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारी लड़की को यहीं ला के दीजिए आप। तो आईजी साहब बोले बालिक लड़की हम कैसे किसी को ला के दे सकते? हाँ, वो तो अधिकार उसका है। हाँ, ये है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप के लिए टीम गठित करके भेजता हूँ। फिर डहरिया जी भी रहे, टीम गठित हुई। दूसरे दिन ही मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि दूसरे दिन मैंने पॉइजन खा लिया था और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। और उसी दिन टीम, देख लीजिएगा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई फोन नहीं है, कोई किसी का कांटेक्ट नहीं है, ठीक, मैं आईसीयू में एडमिट हूँ। मेरे दूसरे दिन टीम वहाँ पहुँचती है, पुलिस टीम। वहाँ पर ये आता है कि लड़की ने स्पष्ट आई सामने, पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब झूठा इल्जाम था क्या? ये झूठ, आप बंद कर सरासर झूठ। और इसको दूसरे दिन दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से छापा भी था मेरे आरोप को वहीं पर। ये जो सारे जो आपके साथ घटनाएं हुई, तो संबंधित कोई खबरें भी चली होंगी? हाँ, आपके पक्ष में भी और आपके विपक्ष में भी। तो उन सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? वो चीजें मुझे जरूर बिल्कुल सेंड करिए। पहले दिन 26 जनवरी को हुई थी, मेरे मोबाइल में है, जब मेरे से मारपीट किया गया उसकी भी खबर छपी। और दूसरे दिन जब हुआ तो बकायदा दैनिक भास्कर ने उसको प्रमुखता से छापा। आपके पक्ष में जब ये छपा, क्या वो लड़की जो उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी मर्जी से थे? बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक है, उसको आप मुझे जरूर सेंड करिएगा। मैं उसको न्यायालय में भी दे चुका हूँ, आपको भी दे दूंगा। बिल्कुल बाइज्जत उसमें छपा कि पुलिस गई, यहाँ से पुलिस महिला कांस्टेबल गई, वो लड़की ने फिर मुलाकात किया, लड़की को आने से बोला, मना कर दी। वहाँ का पर स्टेटमेंट लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट लेना था लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश। उनका पूरा एजेटिव और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उस समय, और एक एक चीज़ मेरे पक्ष को भी रखा था। अच्छा, एक अन्य घटना और भी है, कुछ महिलाओं ने आपके ऊपर हाथ उठाया था। वही 26 जनवरी की घटना है। वही घटना है। 26 जनवरी का। उसके अलावा भी कभी ऐसा कोई घटना? उसके अलावा फिर क्या हुआ कि कभी भी ये एक परिवार है मेरे ऊपर, हमेशा जहाँ भी मैं सार्वजनिक रूप से कार्यक्रमों में रहता रहा, शादी में रहता रहा या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम में रहता रहा, वहाँ जाके मेरे को बेइज्जत करना, है ना, गाली गलौज करना, मारने पीटने की कोशिश करना, है ना। कई बार बारात में भी मेरे साथ एक आध दो बारात में भी घटना हुआ कि सारी FIR भी मैंने दर्ज कराई है। अच्छा, तो इतनी सारी चीज़ें आप ही के साथ हो रही हैं, तो इसके आपके अनुसार क्या लगता है, कोई राजनीतिक मतलब ये साजिश होने की आशंका है? आपको लगता है कि इसमें जैसे कुछ बीजेपी या कोई दूसरे दल, कोई कांग्रेस के दल के लोग आपके, चूंकि आप बता रहे हो कि कांग्रेस में ही, पहले तो कांग्रेस में हो सकता है आपस में कुछ ऐसा गुटबाजी हो, गुटबाजी तो हमेशा हर पार्टियों में रहती है, तो कहीं ऐसा तो बू नहीं आता आपको कोई आशंका, या बीजेपी, कांग्रेस और भी कोई दल? मैं देखिए पार्टी का नहीं बता सकता, क्योंकि पार्टी कोई पर्टिकुलर बीजेपी ने या कांग्रेस ने, पार्टी ने मेरे साथ कभी भी ऐसा हमला या ऐसा कोई राजनीतिक, हाँ, लेकिन व्यक्तिगत लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े रहे हों चाहे बीजेपी से जुड़े। अच्छा, मतलब कि उस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे आप जिनको आपको लगता और है? उनका कारण भी रहा कि मैं एक समय बहुत चर्चित चेहरा था यहाँ अंबिकापुर में, अखबारों में मेरी न्यूज, है ना, मैं फेसबुक चलाता था, अपनी बात को निष्पक्षता से रखता था, किसी का विरोध करना, किसी का समर्थन करना मेरे लिए, मतलब फेसबुक एक बहुत अच्छा वो रहा। तो इसलिए कई लोग ने मेरे राजनीतिक प्रहार जिसको बोलते हैं, इन लोगों को जैसे उसके लिए यूज किया। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि आप बता रहे हैं कि कोई पार्टी की बात नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा, क्योंकि मेरी जानकारी ये है कि कांग्रेस के ही कुछ लोग आपके ऊपर FIR करवाए थे। तो क्या है ये मामला? क्या है कि देखिए कांग्रेस मतलब टकराव तो रहा होगा ना? टकराव सत्ता में देखिए क्या रहे, कांग्रेस सत्ता में थी, और आपको पता ही होगा, एक भी से छुपा हुआ भी नहीं है कि कांग्रेस में खुल के गुटबाजी थी, है ना, खुल के गुटबाजी थी। वो तो मुझे लगता है अभी भी चल रहा है, अभी भी चल इस वजह से हार भी हुई। तो क्या होता रहा कि ये जो मेरे विरोधी लोग हैं, ये इनकी एक आदत है कि जिससे मदद करना होता है, जैसे जितेंद्र भैया से आपसे मदद देना होगा,
तो आप उनसे मिलना भी नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर डेरा डाले रहेंगे 10 दिन तक। एक दिन आपको मिलना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, कई नेताओं के पास भी लोग कंटिन्यू संपर्क करते रहे, जाते रहे, दुख रोते रहे, आंसू गिराने लगते रहे, और फिर उसके बाद उनसे वो काम नहीं चाहकर भी वो नेता इनका कर देता था। इतना उन्मेष जी, आप इधर जैसा कि आप अभी में हम 15-20 मिनट जो हमने बात किया, इतने में लगा कि आप क्या जिंदगी को झेले होंगे, मैं समझ सकता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे माध्यम से ना एक आप बयान जारी करें उन लोगों के लिए। मैं चाहता हूं ऐसा करें, आपकी मर्जी है, स्वतंत्र हैं आप। क्योंकि देखिए, युद्ध जो है ना, युद्ध का अंत होता ही नहीं है। आप वार करो, सामने से वार आएगा, फिर वो आप करो, ये तो युद्ध का अंत है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से आप एक सार्वजनिक बयान जारी करें कि दोस्तों, जो है जीवन है, हंसी खुशी बनाओ यार, आगे बढ़ो। हाँ जितेंद्र जी, मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने तो बहुत लोगों के माध्यम पे पहल किया था। कई लोगों को, जितने लोग हैं, चाहे वो इनके जो भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता नेताओं की, जो जो लोग इन पे मदद किया, मैं उन लोगों के पास गया हूँ। उन लोगों को यही कहा कि भाई चलिए, मैं कुछ अगर गलती किया हूँ तो मैं उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। और आज आपके माध्यम से भी एक मौका मिला है, तो मैं उस परिवार से बिल्कुल मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग रहा हूँ। आप कैमरे को देखिए और हाथ जोड़ के माफ़ कीजिए, और अपने जीवन में भी आगे बढ़िए, मुझको भी आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि जीवन बहुत कम, अमूल्य है भाई, बहुत अनमोल है। क्योंकि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। अगर हम आज इसी सब चीज़ों में रहेंगे, लड़ाई में कहेंगे, दूसरों का हथियार बनते रहेंगे, तो क्या होगा कि हम सिर्फ एक हथियार बन के रह जाएंगे। लोग उचकाने वाले आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, आगे भविष्य में क्या होगा इस पे मत जाइए, आज क्या होगा। आप जितना उन लोग, मैं जानता हूँ परिवार भी परेशान है, जितना मैं परेशान हूँ वो परिवार भी उतना परेशान है, मुझको पता है। लेकिन क्या होता, कुछ लोग जो हैं, जैसे ये किसी के पास गए तो वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा कर लो, अनिमेष सिर्फ अंदर है, अब जेल में रहेगा जिंदगी भर जेल में, उससे किसी को फायदा नहीं है। देखिए, किसको फायदा है नुकसान है पता नहीं, लेकिन नुकसान हम लोग। हाँ, जो आपस लड़ रहे हो सामने, तो आप दूसरे को कर रहे हो। आप भी के भी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाइए। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरे को भी सुख शांति से रहने दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और मैं बड़े उससे बोलना चाहूँगा कि अंबिकापुर के पॉलिटिशियन जो राजनीति करते हैं, जो पावर में हैं, उन लोगों से मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, दोनों दल के नेताओं से, कि आप लोग किसी भी चीज़ को, अगर कोई विवाद होता है तो उसको बढ़ावा मत दीजिए, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। लोग मिलजुल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन क्या होगा कि जाना तो ऊपर सबको है, हो सकता है मेरी मृत्यु कल ही लिखी हो, मैं इतना नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हम जो आज धरती पे जितना दिन भी रहें अच्छे से रहें। और गलतियां हुई हैं, क्यों नहीं होती, मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी एक आदमी, हो सकता है मुझसे गलतियां हुई हूँ, मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता हूँ, तो उस गलती को मुझे माफ़ करें और आगे बढ़ें। एक मित्र, इसमें एक साधारण व्यक्ति मैं भी हूँ, और मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए है कि जैसा कि सभी जानते हैं, युद्ध का अंत तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को आपस से मांडवाली करके और अच्छे तरीके से जीवन को जीना चाहिए। खैर उन्मेष जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो प्रार्थना लोगों से किया है उस पर शायद विचार किया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ सामने से भी पॉजिटिव रिजल्ट आए। चूँकि ये आपका व्यक्तिगत मामला है, तो शायद आपको इसका व्यक्तिगत रूप से कोई अच्छा फल मिले, और मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि आपसे सहमति से सभी लोग ठीक हो जाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब आप ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, क्यों पद छोड़े? मैं पद छोड़ा नहीं हूँ। अच्छा, कभी मैं ऑटो एसोसिएशन, मैंने मेरे राजनीतिक गुरु हैं जीपी श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसका पंजीयन किया था, और उस पंजीयन को मैं लेके आगे बढ़ा, और मैंने एक एक तिनका ऑटो का, मैं ऑटो एसोसिएशन मैंने तिनके को, एक एक ऑटो वालों को जोड़ जोड़ के बनाया है। मैंने एक बहुत अच्छा समय उनको दिया था, और मेरे को ऑटो वालों ने उतना प्यार मोहब्बत भी दिया, बहुत प्यार, मतलब जितना प्यार शायद किसी नेता को मिलता हो उससे ज़्यादा। तो मैंने कभी छोड़ा नहीं। लेकिन वो क्या हुआ, अभी लास्ट में मैं बताया ना, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मैं बिलासपुर में शिफ्ट हो गया, काम धाम कर रहा हूँ। तो उन पर मैंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई मेरे को अब पहले जैसा आप मत वो कीजिएगा,
हाँ, लेकिन कभी भी आप लोग फ़ोन पे मुझको चाहेंगे तो मैं आपका अवेलेबल रहूँगा। जहाँ मेरी अभी भी बहुत ऑटो चालकों का मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ, उनकी कुछ होती है। हाल ही में अभी मेरे एक ऑटो चालक का दरिमा थाना के अंतर्गत कोई लोगों ने कांच वोच तोड़ दिया रहा, तो मैं फ़ोन पे ही उसको डील करके बेचारे को न्याय दिलवाया। बहुत अच्छा। वैसे शहर में ना ऑटो चालक में अनुशासनहीनता, झगड़े झंझट, ये सब जो चीज़ें हैं ये है। मैं इस छोटे से शहर की ही बात कर रहा हूँ। अनुशासनहीनता तो ज़्यादा है। तो ऐसे में जो एसोसिएशन होता है ये कोई गाइडलाइन पे रखता है कि नहीं? देखिए, पहला चीज़ कि जो आप बोल रहे हैं कि उन लोग लड़ाई झगड़ा में रहते हैं, देखिए क्या होता है कि बहुत नहीं, मैं किसी व्यक्ति पे नहीं, मैं आपको सारे ऑटो चालकों के बारे में बताता हूँ। हाँ, इस तरह क्या है, बेचारे बेरे से निकलते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, सवारी खोजना रहता है। फिर शहर में ऐसी हमारी शहर की व्यवस्थाएं नहीं है कि पर्टिकुलर कोई जगह हो कि वहीं पर पार्किंग होगा, वहीं सवारी उतरेगा। अच्छा, सवारी भी ऐसे रहते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, रोको जी, रोको 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 रोको, अभी चलते चलते रोक देते हैं कई बार। बेचारे लोगों को क्या, नहीं रोकेंगे तो उन पे डांट पड़ेगा, रोकेंगे तो सामने वाला, अरे वाला तू गाड़ी यहाँ रोक दिया। तो थोड़ा सा तू मैं होता है, लेकिन वैसा मैं आज तक अपने बहुत बड़ा झगड़ा जैसे बड़े शहरों में होता है वैसा तो मैं भी नहीं सुना। हमारा शहर बहुत शांतिपूर्वक शहर है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। छोटे एक आध दो घटनाएं हैं, लेकिन एसोसिएशन जब तक मैं फुल फेस में काम करता रहा तो ऐसी कुछ बातें आती रही तो मेरे पास तुरंत फ़ोन आता रहा, मैं जाता रहा, उसका निराकरण करता रहा कि भैया हो गया, चलिए छोड़िए ना। अच्छा, उन दिनों में जब आप एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे तो उन दिनों में डीजल वाला जो ऑटो वो चल रहा था। आजकल तो ई रिक्शा आ गया और मुझे लगता है कि ई रिक्शा का जो संख्या है उससे भी ज़्यादा शायद हो गया होगा अब तक, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते। तो उनका भी कोई है संगठन या फिर उन्हीं में समाहित है वो लोग? नहीं, ई रिक्शा के संगठन कई बने हैं, एक दो ठो बने थे। अच्छा, अलग अलग संगठन है क्या? हाँ, कई संगठन बने थे, और लेकिन वो चल नहीं पाए, क्योंकि देखिए संगठन चलाना एक निस्वार्थ भाव का सेवा है। मैं संगठन चलाया हूँ, आप कभी भी, मैंने आईडी कार्ड बांटा, कुछ कार्ड बांटा, मैंने कभी भी ऑटो वालों पे इतना पैसा या इस टाइप का कभी उगाही नहीं किया, तभी आज मेरे को यहाँ तक उन लोग मानते हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं है। तो क्या होता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वैसा मुझे नहीं लगता कि वो चल पाया। लेकिन है, कुछ संगठन है आज भी जीवित है और आज भी कई लोग चला रहे हैं, कई लोग जुड़े हुए हैं। अरे फिर से थोड़ा सा हम राजनीति में जाते हैं। मैं बीच में बदला इसलिए था कि थोड़ा माहौल को हल्का किया जाए। एक समय में आप ना कांग्रेस का जिला सचिव रहे हैं जी। उस स्तर की राजनीति आपने की जी। और आज एकदम से तो कैसे मान पाता है दिल आपका? अब मैं क्या बताऊं जितेंद्र जी, मैं मतलब चीज़ को कभी कभी मैं रात में सोता हूं तो मुझे बहुत अजीब लगता है ना, दुख होता होगा, क्योंकि मैं जिस लाइमलाइट ज़िंदगी को जिया हूं, इस अंबिकापुर ने, महामाया की शहर ने मुझको बहुत दिया, इतना सम्मान दिया और यहाँ के लोगों ने भी, और पार्टी ने मुझे, कांग्रेस पार्टी ने, आप जिला सचिव बोल रहे हैं, मेरे को प्रदेश संयोजक बनाया था। अच्छा, मेरे को सुनने में आया है, पता नहीं कितना सच है, कि आप राहुल गांधी जी से भी मिले हैं। हाँ, मैं सन 2017 में राहुल गांधी जी से मैंने खुद निवेदन किया था, है ना, और मैं मैसेज के थ्रू दिल्ली, मतलब आपको ये बता दूं, मैं किसी अप्रोच के थ्रू वहाँ नहीं गया रहा, मेरा खुद का अपना टैलेंट रहा कि मैंने उन तक मैसेज पहुँचाया था। और मैं दिल्ली में जब था तो मेरा बाबा से बात हुआ, मैं एक आंदोलन में गया हुआ था अपने संगठन के लोगों को लेकर, तो महाराज साहब ने मुझको फ़ोन किया कि अनिमेश, राहुल जी ने आपको समय दिया है इतने बजे। अरे वाह! मैं बाबा से सुना तो मैं बोले भाई, बाबा बोले हाँ आपको जाइएगा, कॉफ़ी में मिलना है आपको, तो अपने संगठन के सारे लोगों को लेके जाइए, बात कीजिए। तो दिल्ली में मुलाकात हुई? दिल्ली में उनके निवास में बारातुल्ला की क्या ऐसा रहा, कोई तस्वीर वगैरह आपके पास? तस्वीर वगैरह कुछ उपलब्ध है? वो सभी प्रोवाइड हमारी टीम को करवाइएगा। फोटो तो सब है और पेपर में प्रमुखता से छपा भी रहा उसके दूसरे दिन की। मैंने अब यहाँ के ऑटो चालक महिलाएं और उसमें भाई भी थे, मैं बस नहीं था, मतलब एक अंतिम व्यक्ति तक वहाँ पहुँचा रहा जिसको मैं लेके ना। तो अनिमेश जी, आपका इतना अच्छा करियर चल रहा था, तो अब नहीं लगता है कि फिर से हम मेहनत करेंगे और फिर से हम वहाँ जाएं, ऐसा कुछ विचार आता है? और अगर आता है तो फिर रोड़ा क्या बन रहा है? नहीं, देखिए आता तो है, लेकिन क्या है ना कि महाराज साहब का 2024 का चुनाव हारना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि मैं महाराज साहब को अपना राजनीतिक
परिचय अपना गुरु सब मानता हूँ। और उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा भी हूँ राजनीति में। वो जब चुनाव हारे तो मुझे लगा कि नहीं, जब ये चुनाव हार सकते हैं तो राजनीति में कुछ नहीं करने का। हाँ, तो देखिए राजनीति तो कुछ भी हो क्योंकि सकता है। उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति, उनके जैसा निष्फल साफ सुथरा बोलने वाला व्यक्ति, लोगों के लिए खड़े रहने वाला व्यक्ति जब चुनाव हार रहा है, और ऊपर से राजा की छवि है, मतलब वो चुनाव हार रहा है, तो मेरे लिए बिल्कुल है। उस दिन जिस दिन वोटिंग था, विश्वास नहीं माने जितेंद्र सर, मैं आधे में रोते हुए उतरा हूँ। ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताया। लोग सोचते हैं कि मैं राजनीति इसलिए छोड़ दिया कि मैं भाजपा नहीं, मेरे वो बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। मैं रोते हुए उतरा था। उस दिन से आज तक मेरे को जाने का भी थोड़ा सा लगता है, कभी कभी मन लगता है, लेकिन फिर बाद में सोचता हूँ यहाँ हूँ, ठीक हूँ, अपने परिवार के लिए हूँ। आज मैं पूरा टाइम अपने परिवार को पालन पोषण कर देता हूँ। और साल भर में मैंने अपनी स्थिति को बहुत सुधारा है, क्योंकि मैं कर्मचारी का फर्स्ट क्लास ऑफिसर का लड़का था। मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जी है शुरू से, बचपन से। जब मतलब लोगों साइकिल में, मेरे दोस्त साइकिल में चला करते थे, मैं बाइक में चला करता था। मेरी स्थिति अच्छा था, बैकअप आपके पास। अच्छा, ये जब चिंतामणि महाराज कांग्रेस से विधायक थे तो उस समय आप उनके प्रतिनिधि भी थे जी। फिर वो बीजेपी में आ गए जी जी, अब वो सांसद बन गए जी। तो आपका मन नहीं करता है कि यार हम भी कहीं जंप मारे, चिंतामणि जी से परिचय है ही, कुछ बीजेपी में हमारा भी हो जाए? नहीं, कभी भी मैंने ये पहल भी नहीं किया, या महाराज साहब चिंतामणि महाराज ने मुझको कभी इस टाइप का बोला भी नहीं। हाँ, चिंतामणि महाराज से आज भी मेरे बहुत ही मधुर संबंध है। और आपको बता दूं, मैं बड़े इसको निसंकोच मैं बोलता हूँ कि महाराज चिंतामणि महाराज जब चुनाव लड़े, सांसद का चुनाव, तो मैंने डंके के चोट में चिंतामणि महाराज को वोट दिया था। उसके ऊपर एक मेरा मामला भी दर्ज हुआ कि मैं गलती से उसको फेसबुक में पोस्ट कर भी किया। अच्छा, मेरे को भी याद है। अच्छा, वो महान व्यक्ति तो आप ही थे। ओ हो, ठीक ठीक। तो क्या है, और आज भी मेरे भी महाराज साहब जहाँ भी रहते हैं, चिंतामणि महाराज, मैं फ़ोन करता हूँ, मेरे फ़ोन को उठाते हैं, जो भी मेरी समस्या है। इतने बड़े बड़े लोगों से संपर्क है आपके, केस में उनसे मदद क्यों नहीं मांगते आप? नहीं, क्या है कि मैं केस में मदद, मेरा केस ऐसा है ही नहीं। हाँ, ये व्यक्तिगत मामला, क्राइम किया होता, मर्डर किया होता, कोई ऐसा किया होता, ये ऐसा मामला है, ये तो बिल्कुल मतलब घटिया किस्म का मामला है कि जबरदस्ती कोई मुझको कह रहा है, अपनी मतलब बाल नोचने वाला काम है। बाकी इसका कर मैंने कभी एक ही सच्चाई है, लोग बोलते हैं, उनको भड़काते हैं हमारे विरोधियों की, अपने राजनीतिक पकड़ का बहुत ज़्यादा फायदा। मैंने आज तक कभी नहीं किया, कभी मैंने किसी भी, आज भी मेरे पोस्ट में देखिए, आज एक मैं कल वीडियो बनाया हूँ, उसमें पूर्व विधायक जो है यूडी मिन भैया, मेरे फिटनेस से उनके आज कमेंट्स हैं, कमेंट किए हुए हैं, मेरे को आशीर्वाद दिए मेरी बच्ची को। तो कुनकुरी वो मेरा बहुत पुराना संबंध है उनसे, लेकिन कभी नहीं। और ऐसा नहीं है कि फिर मेरा कांग्रेस में, बीजेपी में भी डॉक्टर रमन सिंह जो है मेरे को बाई नेम जानते हैं आज भी। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का हरकत आपने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अब सुलह हो ही जाना चाहिए। दोस्तों, सुलह करो यार, हो गया, पुरानी बातें हैं सब। आगे बढ़ते हैं कि अब बिलासपुर में रहने लगे हैं आप, ये पता चला है जी। अगर आप खुद को निर्दोष मानते हैं तो बिलासपुर में अपने आप को शिफ्ट क्यों कर लिए? बिलासपुर में शिफ्ट करने का कारण क्या है? देखिए, मैं जो है पहले भी यहाँ पर नहीं रहा करता था। पूर्व में भी मैं यहाँ पर 2009 में आया था। मेरा जो है बैकुंठपुर में रहता रहा, मेरे फादर सर्विस में रहे, फिर बिलासपुर में गए, तो वहाँ पर मैं एडवोकेट है देवांगन जी, उनके लिए काम किया करता था पहले। अच्छा। फिर उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा तो मैं उनसे 2023 को फिर से मिला उनसे, और उन्होंने कहा कि अब छोड़ो, काम धाम में आओ, पैसा रहेगा जीवन में, आर्थिक स्थिति तुम्हारी मजबूत रहेगी तो सब कुछ वही हो जाए। बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाना है। मैं तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मुझे अपना एक ड्रीम है कि मैं अपने लड़के को डॉक्टर के रूप में देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं आखिरी प्रयासरत करूँगा। उसको भी बोलता हूँ, बेटा पढ़, अच्छे से पढ़, जो भी होगा जैसा भी होगा, एक हम लोग आने वाले अंबिकापुर में एक अच्छे डॉक्टर को मैं चाहता हूँ तेरे रूप में मैं आपको देख पाऊँ। अच्छा, आने वाले समय में अब
कांग्रेस में फिर सक्रिय होने का उम्मीद है कि नहीं आपको? भविष्य में कुछ भी हो सकता है। मैं अपना मनसा, मैंने क्या आपको शुरू में बताया, मैंने स्टॉप संन्यास नहीं लिया है, स्टॉप किया है। मैं अपने आप को सक्षम कर पाया, क्योंकि मैं राजनीति में जहाँ तक किया हूँ, जो मैं समझा हूँ, मैं यही जानता हूँ कि राजनीति उसी के लिए है जो सक्षम व्यक्ति है, जो समाज में बिना किसी उसके काम कर सकता है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा तब हो पाएगी। और अब अगर मैं कभी भी इतना मजबूत हो पाया कि मेरा परिवार, भाई मैं राजनीति में सक्रिय रहूँगा तो मेरा परिवार पालन पोषण कर सकता है, मुझे कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मेरे दरवाजे पे एक छोटा सा आदमी आएगा तो उसके लिए मैं अपना दिन भर दे पाऊँ। मैं ऑटो एसोसिएशन चलाता था, तो आपको मैं बता दूं, सवेरे 10 बजे से रात को 1 बजे 2 बजे तक लोगों के लिए सक्रिय रहता रहा। अच्छा, उसी समय कोई एक गुलाबी गैंग करके भी थी ना, महिला का एक ग्रुप था, वो आपके समय में थे क्या? मेरे गुलाबी गैंग नहीं था भैया। क्या नाम वो था एक्चुअल में गुलाबी गैंग नहीं था। एक्चुअल में रमन सिंह ने उनको एक ड्रेसअप या फिर गुलाबी कलर का वो रहा। दीदी लोग रही, गीता दीदी रही, दीदी, और ये सारे मेरे टीम में रहे। और ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन परिस्थितियां जो है ना, कि वो वही बोला ना कि थोड़ा सा आक्रोश में रहना, थोड़ा सा वो नाम उनको मिल गया, लेकिन लोग हैं नहीं वैसे। बाय नेचर आप देख लेंगे, बाय नेचर कभी मिलेंगे, बहुत हेल्पिंग नेचर के लोग हैं इन लोग। और वो गैंग बोलना बेकार है। कई लोग हैं उनको मजाक से भी बोलते हैं। दीदी वो मजाक ही है उसको, मतलब मैं दूसरे रूप से नहीं। गीता दीदी है, सुषमा दीदी है, मतलब महिलाओं का एक छोटा सा गैंग है। और गुलाबी कलर के कपड़े पहनती हैं, गुलाबी गैंग बोलने लगा। तो उनका प्यार है, लोगों का उनके प्रति प्यार ही है ये, मतलब इस तरह से, इसलिए लोग बोलते हैं। अच्छा, जब आपकी पूरी जो बचपना बीता है, आप कॉलेज वगैरह जो भी किए होंगे, तो सारा क्या अंबिकापुर में ही हुआ? नहीं, मैं बचपना मेरा बैकुंठपुर में बीता है। मैं पैदाइश मेरी देवलोन की है। फिर मेरे फादर जो है, मेरा ननिहाल जो है वो बैकुंठपुर में है। मैं बैकुंठपुर में पला पढ़ा, वहाँ पढ़ाई भी किया। फिर मैंने इंटरकास्ट मैरिज भी किया था। इंटरकास्ट मैरिज है तो लव मैरिज है फिर की? मैं लव मैरिज है। अरे, अगर कुछ बता पाए उस बारे में कि कैसे क्या हो गया? अगर व्यक्तिगत सवाल हम सिर्फ आप पे छोड़ेंगे, उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है, अगर देते हैं तो। नहीं, मैं उस बात पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहाँ भी जाऊंगा तो उन लोगों फिर मारपीट का नया मामला हो जाएगा। पता चला घर में पिटाई हो रही है अब आपकी। नहीं तो रहने देते हैं, तो शादीशुदा लोगों के लिए बड़ा समस्या है। अब हम अंतिम चरण में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आखिरी में ना एक भावनात्मक रूप से आप प्यारा संदेश जनता को दे दें, जो आपका दिल में आ रहा हो। मैं इसके लिए आपको लगभग 40 सेकंड देता हूं, आप जो बोलना चाहें। देखिए, मेरा संदेश पब्लिक के लिए यही है कि सबसे पहला चीज़ कि जो आज देश का माहौल है, धर्म, जाति पात, ये सब चीज़ों को छोड़ें। ये सब चीज़ों में क्या होता है कि आदमी कुछ नहीं रखा। मैं आज तक देखा, हम लोग मतलब ऐसा होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैं इस चीज़ का मैसेज देना चाहता हूँ, लोग वैसे ही रहें, प्रेम से रहें, और अपराध भी इससे कम होगा। और मेरा बार बार यही है कि अगर किसी प्रकार की गलतियाँ कोई करता है, या मैं आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से अगर उस परिवार को किसी प्रकार की क्षति हुई है, तो मैं क्षति को, आर्थिक रूप से क्षति को भी भरने के लिए तैयार हूँ। और किसी प्रकार का अगर वो मेरा उनके सम्मान में मेरे कारण ठेस पहुँचा है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मुझे माफ़ करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, मुझको भी आगे बढ़ने दें, क्योंकि मेरे सामने भी मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चियां हैं। मैं उसको भी नहीं चाहता कि उनके भविष्य में कुछ ऐसे ख़तरनाक चीज़ें हों, है ना, कि आज आप मेरे साथ कर रहे हो, मुझे शहर छोड़ना पड़ रहा है, तो कल के दिन हो सकता है किसी के साथ भी हो, मेरे बच्चों के साथ हो, तो हो सकता है मेरे बच्चों को भी शहर छोड़ना पड़े। मेरे शहर छोड़ने का मेन मकसद ये भी है कि मेरे को डर है। मैं कहीं भी, आज आप देख रहे होंगे गाड़ी है मेरे गाड़ी में मैंने एक आदमी रखा हुआ है साथ में, मैं उसको लेके चलता। मैं तो झगड़ा होने का भी संभावना है। बिल्कुल 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 जितेंद्र भाई, कम, क्योंकि ये जो है वो है
हथियार बनाया गया है इनको। तो हथियार चलाने वाले कोई और हैं, ये तो गोलियां हैं। अच्छा, बंदूक इनको बंदूक किसी और की है, ये तो गोली बने हुए हैं, लोग चलाए जा रहे हैं। कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं। ये अभी क्या हुआ कि हाल ही में इन्होंने जो पॉस्को एक्ट में मैं मामला जीता उसका अपील किए हुए हैं, ठीक ना, 2 दिन पहले मेरे को नोटिफाई में गया हाई कोर्ट के वकील खान में, वो अच्छा रीपटिशन किया हुआ है क्या इस पर? हाँ, अपील किए हुए हैं। अब मैं क्या अपने वकील से चर्चा करने बोला, भैया इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, इन लोगों को जबरदस्ती का कोई उचका के वो करता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना हाँ सभी के लिए परेशानी है। किसी के लिए, मैं जो नेता है, नेतागण हैं जो मेरे उम्र के हैं, या फिर मैं तो समझता हूँ बड़े लोग नेता इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, जो लेकिन जो लोग हुए हैं यंग एज के, है ना, तो मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि भाई इस मामले को ख़त्म करवाइए आप, है ना। मुझसे जो भी आप चाहते होंगे हैं, अगर कुछ है तो ऐसा लिखा पढ़ी करके करना है तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मतलब मैं कुल मिला के देखिए, मैं आज की डेट में कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं। हाँ, मैं समझौतावादी आदमी हूँ, मैं लड़ाई नहीं करता कभी। हम लोग कायस्थ हैं, मैं कायस्थ हूँ, मैं कलम मेरी चलती है, मैं हथियार चलाना नहीं जानता हूँ, मैं कलम पे सब कुछ तो कलम ये कहती है कि शांति होनी चाहिए। तो ये थे अनिमेष जी। मित्रों, स्थिति अभी इनके जीवन में जो भूचाल आया है, हमने भी कुछ देर बात किया तो पता चला, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में इस तरह का भूचाल आना, कारण जो भी है ये बेहतर जानते हैं, और जिनके कारण हुआ या जिनके साथ हुआ वो बेहतर जानते हैं, मैं एक तीसरा व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरा भी ये मानना है कि किसी भी लड़ाई को एक समय पे एक जगह पे ला करके ख़त्म करनी चाहिए, तो दोनों लोग, हर लोग शांति से जी पाते हैं। आपने देखा कि हमने इनके व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन, हर मुद्दे पे हमने बात किया और अपने हिसाब से इन्होंने अच्छे स्तर से जवाब दिया उनका। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कुर्सी वही रहेगी, लोग बदलते रहेंगे। जय हिंद।